लास्ट लेक्चर में बिकॉज वी वर डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द कोर्स, तो उसमें हमने देखा था कि हम लोग पॉलिसीज कैसे बनाते हैं और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज प्रीवियस लेक्चर से जो उससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज और हर पॉलिसी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे। तो हमारे लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस दैट हाउ वी आर गोइंग टू डेवलप एंड मैनेज अ पॉलिसी फॉर अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। उसमें हमने एक स्टैंडर्ड जो पॉलिसी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो भी देखा था, दैट वाज बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट स्टेप्स और 6 डिफरेंट फेजेस। और उसके बाद हमने एक शॉर्टकट और एक स्मॉल और इजी स्टेप अप्रोच भी देखी थी कि if your organization isn't that big and you wanted to go with some small to the point approach, so in that case what you can do, that you can avoid all these policy development life cycle phases and go for those 5 steps जो हमने उसमें पढ़े थे। कोई मुझे बता सकता है वो 5 steps क्या थे? Any 2, any 3? और if not by exact name, but वैसे बता दें कि उसमें हमारा क्योंकि उसमें जो बेस स्टेप है that is very critical, तो अगर किसी को फर्स्ट स्टेप याद हो तो मैम पॉलिसी yes, policy जो आपका made easy step था, like the one that was shortest और शॉर्टकट अप्रोच, उसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप किस तरह पॉलिसी बनाते हो? अगर कोई काम ऑलरेडी मार्केट में हुआ हो या चीजें जो पहले से डेवलप हुई हो उस तरह का ही आपने ऑलमोस्ट करना हो, तो आप क्या अप्रोच यूज करते हो जनरली? मैम पहले तो उन्हीं का रेफरेंस उन्हीं को देखते हैं हम लोग। हाँ, तो जो पॉलिसीज में जो आप जब भी बनाते हो, लाइक यू व्हेन यू गो फॉर दिस easy approach or these shortcut steps, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। They are not shortcut steps, they are actually limited steps or easy approach for the kind of policies जो कि already या तो market में exist कर रही होती हैं या फिर they are being implemented and designed by same kind of organizations already. It's not कि वो organization same category में काम कर रही होती है, actually वो बिल्कुल same लेवल का काम कर रही होती है। लाइक अगर हम लोग एंटरप्राइज को देखें तो एंटरप्राइजेस भी डिफरेंट तरह की होती है, कुछ एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही होंगी, कुछ मे बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम कर रही हूँ, कुछ जो है वो कम्प्लीटली कॉमर्स से रेलिवेंट हो, तो वो सेम कैटेगरी में तो फॉल ही नहीं करता। सो मेन इजी अप्रोच या जो इजी अप्रोच होती है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगेन कह रही हूँ, पॉलिसी डेवलपमेंट में उसमें भी सेम आप अप्रोच यूज करते हो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी आपकी पॉलिसीज हैं की फीचर्स या उनके की जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको या रेफरेंस पॉइंट्स उनको गैदर करते हो, उनको रिव्यू करते हो एंड देन यू डिसाइड दैट हाउ एम आई गोइंग टू डिजाइन माय ओन पॉलिसी। तो इससे क्या होता है, काफी चीजें इजी हो जाती है क्योंकि आपको एक स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है विच इज अप्रोक्सीमेटली वेरी वेरी क्लोज टू योर environment or the policy that you are going to design by yourself। उसके बाद we discussed few examples जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे जो आपकी different policies हैं, like military security policy, commercial security policy, they are the ones on the basis of which आपकी formal models जो हैं वो develop हुए हैं। और उससे आपको idea हो गया होगा कि कैसे कुछ statement based policies होती हैं जो कि eventually जब हम उन्हें implement करते हैं तो we have this set of formal methods or formal models or any kind of framework जिसके थ्रू हम उसको implement कर रहे होते हैं। तो normally policies जो होती हैं वो बहुत ही small textual document होता है that we are trying to, through which actually we are trying to figure out that how we are going to protect this information security infrastructure of any organization. So that was from previous lecture। अगर किसी का भी इस topic से relevant like information security management में जो हमने policy development, policy management, policy की examples, ये सब कुछ, ये different types of policy, इसमें से किसी की भी कोई क्यूरी हो तो प्लीज पूछ लें। आप लोग क्यूरी सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि कोई क्यूरी है नहीं? नो मैम, ओके सर। ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। तो हम आज वाला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू डू रीड ऑल दीज थिंग्स।
आप स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर अगर चीज़ों को इजी लेते हो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. नाउ ऑल द टॉपिक्स आर वेरी क्रिटिकल और आपके फाइनल्स भी बिल्कुल 2 weeks दूर हैं. हार्डली 4 lectures more and then you will be sitting in your finals. So make sure कि आप साथ साथ रिव्यू करते रहा करें. अपने एक ही दफ़ा तो देखना होता है. अगर लेक्चर सही से अटेंड किया हो तो उसके बाद एक दफ़ा आप लेक्चर को गो थ्रू करें एंड यू आर डन विद इट. ओके जी, आज वाले लेक्चर में हम लोग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी डिस्कस करने जा रहे हैं. लाइक वी आर गोइंग टू understand that what is software security, how it's different from software safety, then what are different software security issues, और उन issues को हम थोड़ा थोड़ा one by one डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनके possible solutions कि अगर आपके input safety issues हैं तो वो कैसे हम लोग what are different types of input safety issues और फिर हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं. What are different kind of your program code issues like programming language और इससे relevant जो data memory इन चीज़ों से relevant issues हैं वो कौन-कौन से हैं और उनको हम कैसे solve कर सकते हैं. Then हमारे like बहुत सी ऐसी software security issues होते हैं जो operating environment और आपकी different applications के दरमियान में interaction पे जो है वो उसमें उसकी वजह से वो raise हो रहे होते हैं. तो we'll be discussing few of them and then possible solution for them. और उसके बाद last पे हम लोग output relevant जो आपके security issues होते हैं उनको discuss करेंगे. So let's start with software security. फिर सबसे पहली चीज, why do you think software security is so critical to like consider while information security maintenance और application और जब भी हम लोग implement कर रहे होते हैं किसी भी environment में तो वहाँ पे हमें software security को consider करने की क्या जरूरत है? सॉफ्टवेयर को सिक्योर करने के लिए मैम. हाँ, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना जरूरी क्यों है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से उसका क्या लेना देना? मैम ये है ना कि सॉफ्टवेयर में चेंजिंग्स हो जाएंगी तो फिर अगर सॉफ्टवेयर के अंदर वो चेंजिंग्स कर देगा, सॉफ्टवेयर की अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो वो कुछ भी एडअप कर सकता है. फिर अगर सॉफ्टवेयर किसी हमने एक चीज़ का बनाया है या एक चीज़ वो कर रहा है, वो उसका मे बी वो डायरेक्शन ही टोटल चेंज कर दे उसके अंदर एडिशन कर. That's great. Like in one case scenario वो जो पर्पस के लिए बनाया गया है वो फुलफिल ही ना कर रहा हो. जी हमजा, is there any other point? मैम वो हमने जो 3 पिलर पढ़े थे ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, अगर सॉफ्टवेयर सिक्योर ना हो तो ये तीनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं. Exactly, तीनों ही compromise हो सकते हैं. So it means कि information security, especially in current times, when we are considering any infrastructure to protect against information security relevant threats, तो softwares बहुत critical role play कर रहे होते हैं. क्योंकि हम day by day we are trying to shift our environments on software based और software controlled environments, या फिर हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा softwares पे हमारी day by day जो reliance है ना वो बढ़ता जाता है. आप कहीं पर भी देख लो, इवन हमारे पहले जो नेटवर्क्स होते थे वो सिंपल नेटवर्क्स होते थे, अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स आ गए हुए हैं. लाइक एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय सॉफ्टवेयर. सो इट मींस कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बहुत क्रिटिकल है. जब हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी तो दैट एट दैट टाइम वी वर जस्ट कंसीडरिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर. बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर सॉफ्टवेयर जो किसी इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होता है, आप किसी स्मार्ट इन्वायरमेंट की बात कर लें, उसमें एक सिंगल पीसी पे पड़ा हुआ कोई सॉफ्टवेयर अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो इवेंचुअली वो उस पूरे इन्वायरमेंट को वन वे और दी अदर डिफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो एक बैकडोर प्रोवाइड कर सकता है उस नेटवर्क के अंदर. उसके अलावा आपकी अगर सेलफोन पे कोई करप्टेड सॉफ्टवेयर आ जाए तो जैसे अभी हमजा ने कहा कि जो CIA के रूल्स हैं वो भी आपके जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं कि व्हाट इफ योर सेलफोन hangs out, और अगर वो हैंग हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी. सो वन वे और दी अदर सॉफ्टवेयर्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ठीक है, कंप्यूटर्स इंपॉर्टेंट है, आपके नेटवर्क्स इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, बट उनका इंटरनल जो लेयर है वो आपकी सॉफ्टवेयर है. सो सॉफ्टवेयर्स किस तरह की डिफरेंट अगर देखा जाए तो बहुत से आपने भी सुने होंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड अटैक्स, या हम ये कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज जिनके डिफरेंट नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि मोस्ट ऑफ टाइम जो हम सुन रहे होते हैं दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग. बहुत से बच्चों ने ये टर्म बहुत दफा सुनी होगी वेबसाइट्स में. देन बफर ओवरफ्लो तो हमारे साथ भी बहुत ज्यादा होता है लैब्स में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं. देन इंजेक्शन फ्लॉज, ये भी एक बहुत कॉमन सी टर्मिनोलॉजी है जो आई गेस जिन बच्चों ने डेटाबेस पे इस तरह ज्यादा काम किया हुआ दे मस्ट हैव बीन aware about this terminology. So these are different kind of softwares जो कि normally are like they are one of the most 5 different categories.
जिनके थ्रू आपके सॉफ्टवेयर जो हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकते हैं. सो लेट्स जस्ट लुक इनटू दीज कि ये एग्जैक्टली वन बाय वन जब हम लोग इनपुट का देख रहे होंगे तो वो देखेंगे. बट हमारे लिए इन सारे 5 डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड फ्लॉज हैं या वल्नरेबिलिटीज हैं, इनसे हर डेवलपर को अवेयर होना बहुत जरूरी है. सो बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेवलप योर different kind of softwares in future. So in that case, you must know कि जब भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करो तो एटलीस्ट ये 5 कैटेगरीज के फ्लॉज उनमें नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर सो कॉमन एंड इजीली टारगेटेड कि अगर आपके सॉफ्टवेयर में इनमें से कोई भी एक इशू होगा तो इसका मतलब है कि आपका सॉफ्टवेयर एक सिक्योर सॉफ्टवेयर नहीं होगा. अब टॉप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स क्या होते हैं. डिफेक्ट्स अब डिपेंड करता है कि अगर तो वो लाइक इफ इट्स सम काइंड ऑफ a problem in the security of software, then definitely it's being injected at any point within that software. मतलब कि जब वो बन रहा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके एंड तक किसी एक लेवल पे उसमें वो प्रॉब्लम जो है वो इंजेक्ट हुई होगी. अब वो कहाँ पे होती है, लाइक वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी इशू जो है वो कोई एरर है, कोई फेलियर है या कोई फॉल्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप उसको कभी भी पैच नहीं कर सकते. पैच मीन्स कि आप उसको कभी भी दोबारा से ठीक नहीं कर सकते हो. एरर वो होता है कि जब आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो तो एंड एट दैट मोमेंट यू मिस सम डिटेल्स, मे बी इनपुट इंफॉर्मेशन से गैदर रेलेवेंट या कुछ भी ऐसी कि आप कुछ ऐसी गलत स्टेटमेंट्स ऐड कर देते हो जो लेटर ऑन बैकडोर प्रोवाइड करी होती है. तो इन दैट केस एनीथिंग दैट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम एरर कहते हैं. फेलियर्स क्या होते हैं. फेलियर्स ये होते हैं कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर जिस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया हो, like requirement was right, you didn't put any error at that moment, आपने requirement बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी, लेकिन maybe जो आपका डिजाइनर है या डेवलपर है उससे वो रिक्वायरमेंट ठीक समझ नहीं आई, he didn't get what this function was supposed to do, और उसने वो गलत कर दिया. like वो गलत डेवलप कर दिया फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक ऐड का फंक्शन था, उसमें लिखा हुआ था कि आपने नहीं लाइक देयर वाज दिस कि आपने प्लस ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड कराना. फॉर एग्जाम्पल उसने उस रिक्वायरमेंट को ठीक से नहीं पढ़ा, उसने समझा कि कोई भी 2 नंबर्स को ऐड कराना, दैट इज इट, यही बस मैंने फंक्शन डेवलप कर, तो उसने ऐड का फंक्शन बना दिया रादर देन ओवरलोडिंग प्लस ऑपरेटर. सो दैट वाज फेलियर, क्योंकि रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई थी, देयर वाज दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हुआ. अब यहाँ पे भी नॉर्मली कुछ सिनेरियोज में इसको एरर ही कहा जाता है क्योंकि रॉन्ग ह्यूमन इंटरप्रिटेशन की, कुछ में उसको फेलियर कहा जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर वाज सपोज्ड टू एक्ट एज अ लाइक वो फंक्शन जो है उसको एज अ प्लस ऑपरेटर ओवरलोडर के तौर पे एक्ट करना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा था, वो सिर्फ 2 नंबर्स लेके उन्हें ऐड कर रहा था. अब एक तो ये होता है. सेकंड ये होता है कि फेलियर में सेकंड इसकी डेफिनेशन जो आपको डिफरेंट लिटरेचर में मिलेगी, दैट इज कि जब सॉफ्टवेयर जो है वो उन जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उन्हें डेवलप किया जाता है वो वन वे और द अदर ड्यू टू मे बी नॉट टेक्निकल सपोर्ट और व्हाटसोएवर उस तरह बिहेव नहीं कर रहे. लाइक इफ वन सॉफ्टवेयर इज सपोज टू रीड समथिंग, बारकोड रीडर है या कुछ भी ऐसा, और वो बारकोड रीडर जो है वो सही से काम ही नहीं कर रहा, वो सही से चीज रीड नहीं कर रहा, तो दैट वुड बी अ फेलियर एज वेल. अब उसकी कोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल ये मसला है कि वो जिस किस्म के हार्डवेयर में इंस्टॉल होना चाहिए था वो हार्डवेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू, क्योंकि नॉर्मली बारकोड रीडर्स जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम एम्बेडेड एप्लीकेशंस होती हैं या एम्बेडेड पीस ऑफ कोड होता है, तो उसका सपोर्टिंग उसे हार्डवेयर नहीं मिली, तो इसलिए वो राइट वे में एक्ट नहीं करा. नाउ देयर इजंट एनी प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन और रॉन्ग कोडिंग, इसको सिर्फ टेक्निकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं मिला हुआ तो वो सही से बिहेव नहीं करा, तो वो भी फेलियर होगा. फॉल्ट इज समथिंग दैट्स डायरेक्टली रेलेवेंट टू योर सोर्स कोड, कि आप सोर्स कोड में कोई प्रॉब्लम ऐड कर देते हो, लाइक you add some wrong kind of data type or you add some wrong kind of statements over there. आपने कोई जो है वो like even your syntax errors, तो वो भी आपके faults होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप, हम नॉर्मली जब भी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें नॉर्मली हम इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये एरर था, लाइक ह्यूमन एरर था, फेलियर था या फिर फॉल्ट था. सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल होता है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो सिक्योरिटी लूप्स आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फेलियर, क्योंकि एरर एंड फॉल्ट्स आर द वंस दैट कैन बी एटलीस्ट टेस्टेड एंड इंश्योर्ड कि वो ठीक है. लेकिन फेलियर्स क्या होता है कि हम हर तरह की पॉसिबल टेक्निकल इन्वायरमेंट
और उस जो भी उसको एक इन्वायरमेंट मिलने वाला है उस एप्लीकेशन को वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो हम हर इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उसे टेस्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई फेलियर्स आर मोस्टली more horrible in case of information security, and they are the ones that can be most of time उनको as a vulnerability आप consider करके तो यूटिलाइज कर सकते हो या फिर थ्रेड्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। ऑल्दो तीनों इंपॉर्टेंट है, एरर्स भी इंपॉर्टेंट है, फेलियर्स भी इंपॉर्टेंट है, एंड योर फॉल्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट फेलियर्स आर द वंस जिनको पहले से प्रिडिक्ट करके सॉल्व करना मुश्किल है। अगर आप सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को देखो तो इसमें इट्स अ लार्जर पिक्चर, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं होती। लाइक नॉट जस्ट डेवलपर्स आर देयर जो उसे डेवलप कर रहे होते हैं। It's a very large development environment, and then there is a large usage environment as well. तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है ना वो ओवरऑल एक बहुत लार्जर पिक्चर है। उसमें आपने बहुत सी चीजों को कंसीडर करना है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रोग्राम सोर्स कोड, इट्स समटाइम अबाउट requirement gathering, it's sometime about wrong kind of design, it's most of time maybe not that much of a technical support while putting it into its operational environment. So there can be multiple ways जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई सिक्योरिटी फ्लॉज आ सकते हैं। लुकिंग ओवर हियर यू कैन इजीली टेल कि आपके सोर्स कोड से सिक्योरिटी फ्लॉ आ सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट मींस डिजाइन से सिक्योरिटी फ्लॉज आ सकते हैं। देन देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपके प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो, लाइक आपने एल्गोरिदम ठीक से नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ या सही से लिखा ही नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से कोई उस स्पेसिफिक फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है और वो फंक्शन किसी लार्जर कंपोनेंट का पार्ट है, अगेन दैट वुड बी अ सिक्योरिटी फ्लॉ। बट वल्नरेबिलिटी क्या थी? वो एल्गोरिदम जिसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ था। सो देयर इज दिस large environment which you needed to test, or you can say which you needed to analyze to make sure कि आपके सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी कोई भी इश्यूज ना हो। क्लियर? अगर आपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर करना है ना तो ओवरऑल हर चीज को सिक्योर करना पड़ेगा आपको। बुल्स आई मॉडल कितने बच्चों को याद है? ऑल्दो दैट वाज पार्ट ऑफ योर पॉलिसी लेक्चर, बट स्टिल किसी बच्चे को याद नहीं है? Okay, that's not good thing. Yes, ma'am. Yes, I don't know आपने याद नहीं है पे क्या कहा है अभी या फिर याद होने पे कहा है? Okay, bullseye model में policies थी top पे, then there was network, then there was system, and by the end of that यहाँ पे आपकी applications और the different kind of softwares जो कि apart from operating environment हम use कर रहे होते हैं। So that means कि अगर हमने softwares को secure करना है, apart from securing it from inside, like इसको अपनी development environment के अलावा भी अगर आपने secure करना है तो you needed to secure its complete other outer layers as well. आपको इसका सिस्टम भी सिक्योर करना पड़ेगा जिसका आपने ऑपरेटिंग इसको ऑपरेट करवाना है या जिस पे इसने एग्जीक्यूट होना है। देन यू नीडेड टू मेक श्योर कि वो नेटवर्क भी जो है वो सिक्योर हो ताकि सॉफ्टवेयर को कोई थ्रेट्स ना हो, एंड देन यू नीड टू मेक श्योर कि उस नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए पॉलिसीज भी वेल इन प्लेस हो। इसका मतलब है कि जब भी आपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को कंसीडर करना है, ऑल्दो आज वाले लेक्चर में हमारा मेन जो फोकस होगा दैट वुड बी अपॉन दिस पार्ट जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के डेवलपमेंट, इनपुट इश्यूज और आउटपुट इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एट द सेम टाइम अ सिक्योर सॉफ्टवेयर का अगर आपने लार्जर कॉन्सेप्ट देखना हो, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना हो दैट हाउ वी कैन मिटिगेट ऑल पॉसिबल और एटलीस्ट रिड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल थ्रेट्स टू एनी सॉफ्टवेयर और इट्स सिक्योरिटी, देन व्हाट यू शुड बी डूइंग। तो इसका मतलब है कि आपने इन सारी चीजों को कंसीडर करना है। क्लियर? क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सिर्फ आप सब लोग जब टीचर पूछ रहा होता है तभी क्लियर कहते हो या फिर दरमियान में बाकी में ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा होता है? No, ma'am. Clear है ma'am. Okay, आपने सॉफ्टवेयर क्वालिटी और रिलायबिलिटी, आई एम श्योर यू हैव
read these terminologies in software engineering और आप बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करते हो अपने SRS में और FYP के I'm sure आपने डिफेंस में भी इनको यूज़ किया होगा. Can anybody tell me कि what's software reliability? No one? वैसे normally जो एंड यूजर है ना उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर उसमें थोड़ी चेंजिंग वगैरह भी आती है तो मतलब उन चीज़ों को हैंडल कर सके वो. Okay, no, it's not reliability. Anyone else? वो फ्लेक्सिबिलिटी होता है बेटा कि आपका इतना फ्लेक्सिबल होता है कि वो जब भी रिक्वायरमेंट्स और चेंज आएंगी तो वो उसको लेटर ऑन भी अपडेट कर सकते हैं. और कोई बच्चा? मैम जो ये चीज़ आप कह रही है ना कि ये होती है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी होती है इसकी फेलियर फ्री ऑपरेशन की. तो मतलब Yes. हमने जिस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर बनाया उसके अंदर ये कितने टाइम जो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर कितना इसका मतलब रिलायबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये फेलियर फ्री चल सकेगा हमारे ऑपरेशन. हाँ जी बिल्कुल सादी और राइट कि रिलायबिलिटी होती है कि हम लोग वी वांटेड टू गिव दिस डिटेल्स कि हमारा सॉफ्टवेयर अगर हम कहते हैं ना रिलायबल है दैट मींस इट्स अ सॉफ्टवेयर व्हिच हैज हाईएस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी टू stay or to stay put or you can say to work correctly in case of any accident. मतलब जब कोई accidental failure हो रहा है maybe because of power maybe because of anything उसको required resources नहीं मिल रहे तो still ऐसा नहीं होगा कि ये अचानक से बिल्कुल total destruction में चला जाए. It has this power of restoring itself after that. तो उसको हम कहते हैं it's a reliable software. ऐसा नहीं होगा कि जब अगर आप इसको use करो तो then it's going to bring a lot of failure to your environment अगर power चलेगी. जैसे Windows operating environments are reliable to or you can say at a very maximum limit कि अगर आप इनमें पावर चले भी जाए तो भी ऐसा नहीं होता कि ये हमेशा करप्ट हो जाते हैं. अगर आप इन्हें फोर्सफुली शट डाउन करो तो ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम वो कभी जो है वो रीबूट नहीं होंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स कि सॉफ्टवेयर में जब हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली इट्स एन क्वालिटी एलिमेंट और यूजुअली हम इसको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे होते हैं. So this is very critical because we want our softwares to reliable in case of software security threats or any security threat on that environment ताकि अगर कोई भी किसी भी एक्सीडेंट के केस में मे बी वो कोई नेटवर्क बेस्ड अटैक है कुछ भी है तो वो हमारा सॉफ्टवेयर जो है दैट हैज दिस पावर टू रिस्टोर इटसेल्फ और एटलीस्ट वी हैव दिस पावर और स्ट्रेंथ कि हम उस सॉफ्टवेयर पे इतना भरोसा कर सकें कि ये इतना रिलायबल है दैट इट्स नॉट गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि जितनी उसमें उस टाइम पे इंफॉर्मेशन ट्रैवल करी है डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है वो सबका सब जो है वो गायब नहीं होगा. सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी आर extremely important in case of software security. Because software security में we always consider different kind of threats, attacks, different kind of failures. हमने अपनी सिर्फ confidentiality, integrity को नहीं देखना, हमने अपनी availability को भी देखना. तो इन तीनों elements के लिए reliability जो है वो equally important. So always remember this quality attribute. जब आप अगर आप कभी भी किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हो like this is reliable, that means in case in reliability पहले again आपने बतानी है in what sense you are saying कि किस attack किस failure किस different type of जो आपकी vulnerability है उसके against आप कह रहे हो कि like it's reliable, this is not going to happen. उसके बाद जो आपकी software security होती है that is not all about attacks or just talking about के जो in case of attack ये इस तरह कर लेगा अगर ये होगा नहीं. सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी जो है ना वो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी इंटरनल जो बग्स हैं उनकी वजह से सॉफ्टवेयर का क्रैश हो जाना या खुद से लाइक बहुत ज्यादा स्टक हो जाना इस तरह की बहुत सी चीजों पर भी जो है वो रिलाई करी होती है. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अटैकर्स ऑलवेज अबाउट इंट्रूडर्स जैसे हमारे नेटवर्क्स थे. सॉफ्टवेयर जो है वो मोस्टली जो है वो डिफरेंट होता है. देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका कोई इनपुट बेस्ड threats जो है वो ट्रिगर हो जाए from inside of your software. It's not that you have invested anything or you have like more possibly facing any kind of external threat. नहीं, इसलिए जो आपकी सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी होती है उसमें आपको कंसीडर करना होता है अपने इंटरनल थ्रेट्स को भी. That is your
कोडिंग पार्ट जहाँ पे आपने इंश्योर करना होता है कि जो भी चीज आप कोड कर रहे हो दैट्स बीइंग सेफ कोडेड, और उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि आप उसको प्रॉपर्ली टेस्ट कर रहे हो, आप उसको लाइक यू आर मेकिंग श्योर दैट देयर आरंट एनी इनपुट और आउटपुट issues in that specific piece of code, और उसके बाद आप कह सकते हो that this specific piece of code is secure। अब वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनली सिक्योर होगा तो एक्सटर्नल थ्रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली आसान होंगे उसके लिए हैंडल करना, लेकिन अगर वो इंटरनली सिक्योर नहीं होगा तो देन दैट वुड बी रियली हार्ड कि आप उसको सिक्योर सॉफ्टवेयर कह सको। सो जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं लाइक वी नीडेड टू मेक श्योर कि हम अपने सॉफ्टवेयर को इंटरनली सिक्योर बनाएं, या हम अपने सॉफ्टवेयर में जब कोडिंग कर रहे होता है तो वी कीप इन व्यू कि हम कोई भी इंटरनल थ्रेट्स जो है उनको जनरेट ना कर रहे हो, लाइक इनपुट स्टेटमेंट्स लिखते हुए इंश्योर कर रहे हो कि हमारे जितनी भी इनपुट स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं दे आर बीइंग यूज्ड विद इन दैट प्रोग्राम एंड दे आर अप्रोप्रिएट टू राइट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर रिक्वायरमेंट, क्योंकि मोस्टली हम बहुत ज्यादा कंपाइलर्स पर रिलाई करते हैं, और दैट इज अगेन अ वेरी मेजर साइड इफेक्ट ऑफ योर सिक्योर सॉफ्टवेयर अप्रोच। कि अगर आप बहुत ज्यादा कंपाइलर पर रिलाई करोगे ना कि कंपाइलर ही सारे डिफेक्ट्स ढूंढेगा, आपने खुद से प्रोग्रामिंग करते हुए कॉन्शियसली कोई हेल्प जो है वो अप्रोच यूज नहीं करनी, तो देन दैट वुड बी अ ग्रेट थ्रेट टू योर सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। अब जब हम लोग सॉफ्टवेयर या सिक्योर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो देन देयर इज दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड डिफेंसिव और सिक्योर प्रोग्राम। अब डिफेंसिव और सिक्योर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑल लाइक जो इसका मेजर पर्पस है दैट इज टू इंश्योर कि आप सॉफ्टवेयर को इस तरह डिजाइन और इम्प्लीमेंट करो कि थ्रू आउट इट्स डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन phases you need to ensure, या आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हो कि यहाँ पे हम कोई लूप होल्स नहीं रख रहे। जब आप डिजाइन कर रहे हो तो डिजाइन सिंपल एज पॉसिबल सो दैट there aren't any backdoors or there aren't any kind of things जो कि later on exploit हो सकते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग भी करो तो to the point प्रोग्रामिंग करो, उस लैंग्वेज की सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के एक दफा करो। if you are not an expert then get it reviewed once कि आपने कोई गलत तरह की स्टेटमेंट तो नहीं यूज की। इट्स सेड कि अगर आप लाइक यू आर अ प्रोग्रामर इन C++ maybe and you are trying to develop a software in Java or maybe C#, तो आप कॉन्शियसली यू हैव टू मेक दिस एफर्ट कि आप कहीं C++ की कोई पैटर्न या कोई चीज जो है वो यूज ना कर लो। लाइक ऑल्दो वहां पे देयर इज आप कंपाइलर पे रिलाई कर रहे हो तो कोई सिंटेक्स एरर हुआ या इस तरह की चीज भी तो मुझे कंपाइलर बता देगा, बट रिलायंस ऑन कंपाइलर्स ऑल द टाइम इज नॉट अ गुड अप्रोच, क्योंकि कभी कभी होता है कि कंपाइलर्स भी गलती कर देते हैं, ऑल्दो इट्स नॉट दैट यूजुअल, बट मेजॉरिटी ऑफ अस एटलीस्ट जिन बच्चों ने खुद से लाइक अगर आप में से मेजॉरिटी जो है वो प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा करते थे एंड यू रिमेंबर दिस थिंग, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो कंपाइलर्स बहुत से फ्लॉज को इग्नोर कर देते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत से फ्लॉज ऐसे होते हैं दैट आरंट इवन मेकिंग सेंस। अब तो खैर कंपाइलर बहुत हद तक काफी हद तक लाइक दे आर डूइंग वेल, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने भी कभी लैब्स कराई हैं तो आई हैव सीन दिस थिंग कि अब बहुत ज्यादा तक ये चीजें कम होती हैं, बट स्टिल दे आर देयर। अगर बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करते हो ना तो आपने मोस्ट ऑफ टाइम ये चीज फेस की होगी कि वही प्रोग्राम वंस इट्स नॉट वर्किंग एट ऑल देयर आर टन्स ऑफ एरर्स इनटू इट, ऐसे एरर्स जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रहे होते, एंड द नेक्स्ट मोमेंट इट्स वर्किंग फाइन। या समटाइम्स कैसे होता है कि आपने वो प्रोग्राम किया होता है एंड देयर आरंट एनी एरर्स और वो बिल्कुल सही से काम करता है, कंपाइलर कुछ भी कोई भी एरर जो है उसको कैच नहीं कर पाता। वही जब आप लैब में एग्जीक्यूट करने लगते हो या किसी इंस्ट्रक्टर को दिखाने लगते हो या फिर वैसे भी कभी सेकंड टाइम एग्जीक्यूट करो तो थर्ड टाइम और वंस, तो उसमें अचानक से बहुत ज्यादा एरर्स जो कि वाकई में उसमें होता है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम कंपाइलर से इग्नोर हो गया होता है, सेकंड टाइम वो उसको कैप्चर कर लेता है। हैव यू फेस्ड दीस इश्यूज एवर इन लैब? किसी बच्चे ने एक दफा वो उसको स्मूथली एग्जीक्यूट कर देता है एंड ऑल ऑफ सडन। मैम समटाइम ये भी होता है कि जो कोड टीचर करवा रहा है लैब में वो उसके सिस्टम पे तो चल रहा है, बट जब वही सेम कोड हम करते हैं वो चल ही नहीं रहा होता, हमारे पास नहीं चल रहा, तो कंपैटिबिलिटी इशू उसका वो चल रहा होता है सिस्टम, और हम अगर लैब के इश्यूज आ जाता है तो yes this happens but mostly इसको हम compatibility उस तरह के problems में ऐड कर देते हैं, but शायद I don't know why लेकिन आपके साथ ये क्यों नहीं हुआ, but this happened so many times with me in labs because our labs were pre-programmed, like हमें पहले से पता और Moodle पे uploaded होता था that what is the task for this lab
So we used to be those kind of students जो पहले करके चले जाएं ताकि लैब में ज़्यादा देर बैठना ना पड़े. Just go there, show it to the instructor and leave the lab. तो हम मोस्टली ऐसे करते थे जब उसको पहले मोस्ट ऑफ टाइम जब हमने उसे प्रोग्राम किया होता था हमने आउटपुट स्क्रीन्स के शॉट्स सब कुछ लिया होता था दैट इट वाज वर्किंग फाइन एंड जब हम उसको लैब में इंस्ट्रक्टर के सामने दिखाने लगते थे जस्ट बीइंग लीविंग दैट लैब एज सून एज पॉसिबल तो वो चलते ही नहीं था उसमें 10 एरर्स आ जाते थे एंड देन इंस्ट्रक्टर वुड बी लाइक इस एरर्स को रिमूव करके दोबारा लाएं सो वो उन एरर्स को ऑल्दो दोज वर द राइट एरर्स वो पहले भी वहीं पे थे बट ये था कि पहली दफा या पहले जब हम काम कर रहे थे तब प्रोग्रामर जो कंपाइलर्स होते हैं उसे कैच नहीं कर पाते सो डिफेंसिव और सिक्योर प्रोग्रामिंग का मतलब है दैट यू आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन कंपाइलर्स और योर मशीन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज all in all what you are going to do you are going to make sure that you are designing and implementing your software in such a way that you can minimize attacks onto it or you can at least ensure कि अगर आपका सिस्टम अंडर अटैक है तो वो खुद वो रिलायबल रहे because you wanted to achieve reliability in softwares कि अगर अंडर अटैक भी हो तो वो it shouldn't be destroyed completely because softwares जो है उनको डेवलप करना काफी एक्सपेंसिव उसके बाद सेकेंड अब जो इसमें एलिमेंट आता है डिफेंसिव और सिक्योर प्रोग्रामिंग में कि जब भी आप सॉफ्टवेयर राइट करो लाइक व्हेनेवर यू आर कंपाइलिंग और यू आर राइटिंग कोड फॉर एनी सॉफ्टवेयर इंश्योर कि आप रॉन्ग कंडीशंस ना लिखो क्योंकि नॉर्मली ठीक है जब हम लोग लैब में प्रोग्रामिंग करते हैं बहुत छोटी छोटी कंडीशंस होती हैं दे आर नॉट दैट मच ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन बट इफ यू हैव डन मोस्ट ऑफ यू जिन्होंने एआई में अपने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं या फिर FRP में आपने कोई कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस यूज किए हैं यू हैव रियलाइज दिस कि वहां पे जब हम कंडीशंस लिख रहे होते हैं तो एक एक कंडीशन में कोई 10 सब स्टेटमेंट्स होते हैं सो यू नीडेड टू मेक श्योर कि जब आप सॉफ्टवेयर को लिख रहे हो तो लाइक व्हेन यू आर कोडिंग देम तो आप उस टाइम पे भी जो उस लैंग्वेज कोडिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंसीडर करते हुए लाइक यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको राइट वे में लिख रहे हो आप कुछ ऐसा ना करो कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट कुछ ऐसा ना लिखो जो कि बाद में एज अ वल्नरेबिलिटी जब वो अपीयर हो जाए और आपके सॉफ्टवेयर को एक्सप्लॉइट हो रहा हो सो मेक श्योर टू डू दैट इट मीन्स कि जो की रूल होता है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग का दैट इज नेवर एज्यूम एनीथिंग कि ये कंपाइलर कर लेगा इट वुड बी डन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ये तो इस तरह सिक्योर हो जाएगा एजम्पशंस जो है ना वो आपको हमेशा एरर्स की तरफ लेके जाते हैं खुद से कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं है bring the reality in check and make sure that you are doing what you are supposed to do. There is this abstract program model in which it's being shown कि हम जब भी programming करते हैं या programs जो होते हैं वो exactly कौन-कौन से different environments के साथ interact कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि अगर program में कोई problem होगी तो कौन-कौन से आप देख लो कि information security wise कौन-कौन से different environments आपके अंदर threat आ जाते हैं Can you even realize what this? और एट द सेम टाइम ये तो इंटरनल थ्रेड्स की बात होगी आपको अपने सॉफ्टवेयर को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसके साथ उसने इंटरेक्ट करना है रिलायबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने इंटरनल थ्रेड्स की वजह से ही नहीं कभी भी डाउन जाएगा इट्स पॉसिबल दैट देयर आर दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट मे ब्रिंग सम प्रॉब्लम्स विद देम so that's why software security is complex and at the same time is very critical as well so this session is going to end agar meanwhile aapka koi question hai aap पूछ लें फिर हम further proceed करेंगे next session कोई question नहीं है मैम एग्जांपल दे दें वो एक्सटर्नल थ्रेड की कोई external threats फिजिकल हो सकती है